नमस्कार। कश्मीर फाइल्स बहुत मुमकिन है आप सब लोगों ने देखी हो। मैंने 3 वीडियोज उस पर बनाए थे। पहले वीडियो में कश्मीर फाइल्स की हिस्ट्री के लिहाज से, इतिहास के लिहाज से मैंने एनालिसिस की थी कि इतिहास के लिहाज से, इतिहास की किताबों में जो कुछ दर्ज है उसके हिसाब से कश्मीर फाइल्स जो बनाई गई है उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या सच है, क्या झूठ है। दूसरा वीडियो मैंने जगमोहन पर बनाया था कि जगमोहन जी की उस जमाने में क्या भूमिका थी, जो राज्यपाल हुआ करते थे कश्मीर के। और तीसरा वीडियो, इन दोनों वीडियोज पे जो सवाल उठे थे उन सवालों को लेकर मैंने बनाया था। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर उनको देख लें। आज मैं बात कर रहा हूं एक अलग किस्से की, जम्मू फाइल्स की। और जम्मू फाइल्स में मैं आपको लेके जा रहा हूं 1947 में। आप सब जानते हैं कि 1947 में हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान। और भयानक हिंसा हुई थी उस दौर में। बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया था पाकिस्तान वाले इलाके में, बहुत सारे मुसलमानों को मारा गया था इस इलाके में, सिखों की हत्या हुई थी। और पूरे देश में, खासतौर पे जो नॉर्दर्न इंडिया था, पंजाब और उधर बंगाल में, इसकी हिंसा को जबरदस्त तरीके से झेला गया था। इस दौरान जम्मू में कुछ हुआ था जिसकी बात अक्सर नहीं होती है। आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि जम्मू में क्या हुआ था। अगर उस दौर की स्थिति देखें तो जो महाराजा हरि सिंह हुआ करते थे जम्मू और कश्मीर के, वो ना तो हिंदुस्तान में मिलने को तैयार थे, ना पाकिस्तान में मिलने को तैयार थे। वो ख्वाब देख रहे थे एक अलग डोगरिस्तान का। और जम्मू में जो प्रजा परिषद थी, जो आरएसएस से एफिलिएटेड थी, वो राजा के सबसे बड़े समर्थकों में से थी, राजा के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से थी। और वो इस बात का समर्थन कर रही थी कि आजाद डोगरिस्तान बने, ना वो हिंदुस्तान में मिले, ना पाकिस्तान में मिले। हालात लगातार खराब हो रहे थे। पुंछ में हिंसा हुई थी, बाकी जगहों पे हिंसा हुई थी। जम्मू में क्या हुआ था? अगर जम्मू की उस समय डेमोग्राफी देखें तो जम्मू में टोटल जो पॉपुलेशन थी वो 20 लाख के आसपास थी, जिसमें से 12 लाख मुस्लिम्स थे। मैं पूरे जम्मू इलाके की बात कर रहा हूं। यानी जम्मू की पॉपुलेशन में भी जो डोमिनेटिंग पॉपुलेशन थी वो मुसलमानों की थी। 60% आप देख सकते हैं कि मुस्लिम्स थे। अगर जम्मू की बात करें, जम्मू शहर की बात करें, तो जम्मू शहर की जो उस समय पॉपुलेशन थी वो 50,000, 50,000 के आसपास थी, जिसमें से 16,000 मुसलमान थे। यानी जम्मू शहर के अंदर जो मुस्लिम थे वो अल्पसंख्यक थे, कम थे। और ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए, ये 1941 में जो जनगणना हुई थी, जो सेंसस हुआ था, वहां से मैंने आपको ये सारा कुछ बताया। सितंबर के अंत तक आप देखते हैं कि बिश्नाह, आरएसपुरा, अखनूर जैसे इलाकों से काफी सारे मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान चले गए थे। उस जमाने में वेद भसीन जो हैं वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हुआ करते थे, बाद में बड़े जर्नलिस्ट बने। उन्होंने उस दौर का किस्सा लिखा है जिससे बहुत सारे लोगों को पता चला। बाद में उसके बहुत सारे और सोर्सेज से यह किस्सा पता चला, मैं आपको आगे बताऊंगा। वेद भसीन और एलियस्टर कैम्पबेल ने बताया यह है कि उस दौर में बड़ी संख्या में, एलियस्टर कैम्पबेल तो 5 लाख तक इस संख्या को ले जाते हैं, वेद भसीन 4 लाख की बात करते हैं, कि 4 से 5 लाख मुसलमानों को उस इलाके से या तो भगा दिया गया था या उनका मर्डर कर दिया गया था। वेद भसीन ने जो खुद लिखा है, मैं उसको वर्बेटिम पढ़ देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उस दौर में क्या हुआ था। भसीन साहब लिखते हैं कि मैं जम्मू का डेमोग्राफिक कैरेक्टर बदलने की योजना में प्रशासन कैसे शामिल था, इसके लिए सिर्फ 2 घटनाओं की बात करूंगा। छात्र यूनियन के महासचिव के रूप में वेद भसीन साहब, उस समय जो स्टूडेंट यूनियन थी उसके जनरल सेक्रेटरी थे, वो बताते हैं कि उन्होंने इंसानियत के नाम हेडिंग से एक अपील जारी की थी, जिसमें राज्य के सभी लोगों से सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने की अपील की गई थी। और साथ में यह कहा गया था कि सांप्रदायिक हिंसा के शिकार जो हिंदू और सिख भाई उधर से आए हैं, बॉर्डर से आए हैं, उनके रिहेबिलिटेशन में मदद की जाए। इसके अलावा उन्होंने छात्र शांति समितियां बनाई थी, स्टूडेंट पीस कमिटीज उन्होंने बनाई थी जो काम कर रही थी। जब यह सब हुआ तो जम्मू के जो उस समय सूबेदार थे, लाला चेतराम चोपड़ा, उन्होंने इनको बुलवाया। छावनी में उनका निवास था, घर था, वहां बुलवाया और कहा कि जो तुम कर रहे हो उसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा
कि तुम्हारी ये जो दुष्ट गतिविधियां हैं, जो गलत गतिविधियां हैं, ये शांति का जो काम कर रहे थे उसको गलत गतिविधियां कहा गया। और बोले जो तुम्हारी गलत गतिविधियां हैं उसके लिए मैं तुम्हें जेल भेज सकता था, लेकिन चूंकि तुम भी खतरी हो और मैं भी खतरी हूं और मेरे रिश्तेदार भी हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ ये सलाह दे रहा हूं कि ये टाइम शांति समितियां बनाने का नहीं है, बल्कि हिंदू और सिखों को उन मुस्लिम सांप्रदायिक तत्वों से बचाने का है जो मारने तथा हालात को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने डिफेंस कमेटी बनाई है, हिंदू सिख डिफेंस कमेटी, तुम उसमें शामिल हो जाओ। वेद भसीन साहब ने अपने कुछ वॉलंटियर्स को, अपने कुछ लोगों को ट्रेनिंग कैंप में भेजा, जो ये हिंदू सिख डिफेंस कमेटी बनी थी उसके ट्रेनिंग कैंप में भेजा, और पाया ये कि आरएसएस के जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को, यानी जो और लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, उनको आर्मी के सहायता से, सेना के सहायता से, ये सेना मतलब भारत की सेना नहीं थी, ये महाराजा हरि सिंह की सेना के सहायता से .303 की राइफलें चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। एक दूसरी घटना वो बताते हैं जिसमें उस जमाने में जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मेहरचंद महाजन हुआ करते थे, उन्होंने अपने महल में मिलने आए एक हिंदू प्रतिनिधिमंडल से कहा कि जब ताकत जनता के हाथों में दी जा रही है तो उन्हें बराबरी की मांग करनी चाहिए। जो हिंदू प्रतिनिधिमंडल था उसने कहा कि जब मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, हमारी कम है, तो बराबर की मांग कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने रामनगर, जो नीचे रामनगर था, उसकी तरफ इशारा किया। रामनगर में दंगे हुए थे, बहुत सारे मुसलमानों को मार दिया गया था और उस समय भी लाशें वहां पड़ी हुई थी। उन्होंने इशारा करके कहा कि जनसंख्या का जो अनुपात है, डेमोग्राफिक जो बैलेंस है, उसको बदला भी जा सकता है। एक घटना वो बताते हैं तालाब खटिकान की। बताते हैं कि तालाब खटिकान के मुसलमानों को जब आत्मसमर्पण करने को कहा गया तो भयानक नरसंहार हुआ। उन्हें जोगी गेट ले जाया गया, जहां अब दिल्ली पब्लिक स्कूल है। सुरक्षा प्रदान करने की जगह प्रशासन ने उन्हें पाकिस्तान चले जाने को कहा। कई हजार मुसलमानों का पहला जत्था 60 लारियों में, 60 लारीज में भरा गया और सियालकोट ले जाने की बात हुई। लोग गाड़ियों में बैठ गए, गाड़ियों के पीछे पीछे सेना चली, आगे आगे सेना चली। लेकिन जब वे शहर के बाहर जम्मू सियालकोट रोड के पास छत्ता में पहुंचे तो बड़ी संख्या में हथियारबंद आरएसएस के लोग और सिख वहां तैनात थे। उन्हें गाड़ियों से खींचकर निकाला गया और निर्दयता से मार डाला गया। नरसंहार की यह खबर बाहर आई ही नहीं। अगले दिन एक और ऐसा ही जत्था ले जाया गया लारियों में भर के, और उसके साथ भी यही सुलूक किया गया। जो हत्यारों से बचकर निकल गए वे अपनी दुख की कहानी सुनाने के लिए किसी तरह से सियालकोट पहुंचे। देखिए, इस घटना का कहीं जिक्र आपको नहीं मिलता है। आमतौर पे इस घटना पर बात ही नहीं होती है। यह वही दौर था जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बात की थी कि कश्मीर घाटी के अंदर एक भी अल्पसंख्यक, यानी कश्मीरी पंडित, सिख या खत्री या डोगरा जो भी वहां पे थे, उनमें से किसी के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ था। कश्मीर के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तान ने हमला किया तो शेख अब्दुल्ला ने जो डिफेंस कमेटी बनाई थी, उस डिफेंस कमेटी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, औरतें भी थी। और इस मिली जुली इस सेकुलर डिफेंस कमेटी ने हिंदुस्तान की आर्मी के आने के पहले कबायलियों का मुकाबला किया और हिंदुस्तान की आर्मी के आने में मदद की। आप जानते हैं कि जो डकोटा विमान से हिंदुस्तान की आर्मी वहां पहुंची हुई थी, उस समय लाइट कट चुकी थी। टार्च दिखाकर इसी डिफेंस कमेटी के लोगों ने, इसी शेख अब्दुल्ला और उनके लोगों ने डकोटा को वहां उतरने दिया और हर तरह की मदद कश्मीरियों ने हिंदुस्तानी सेना की, जिसके चलते कबायलियों को हम घाटी से बाहर धकेल पाए। यही वजह थी कि उस समय अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी ने एक बड़ा मूविंग स्टेटमेंट दिया था, भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है वो रोशनी का इकलौता इलाका है, इकलौती किरण है रोशनी की, इकलौती रे ऑफ होप है, उम्मीद की इकलौती किरण है। जिस तरह से हिंदुस्तान में कत्लेआम हो रहा है उस समय, जब कश्मीर के जो बहुसंख्यक हैं वो अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रहे हैं, ये भारत के लिए उम्मीद की किरण है। ऐसी ही पॉलिसी से, ऐसी ही नीति से हिंदुस्तान जो है वो एक होकर और शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ पाएगा। और ठीक उसी दौर में जम्मू में ये सारा कुछ हुआ था। वेद भसीन बहुत डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं और वेद भसीन बताते हैं कि महाराजा और उनके लोगों को ये डर था
कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के साथ घाटी मिल जाए, घाटी में जनमत संग्रह हो और लोग पाकिस्तान के साथ चले जाएं। तो जम्मू को कम से कम वो सेफ रखना चाहते थे, जम्मू को वो हिंदू डोमिनेटेड बनाना चाहते थे, और इसके लिए 4 से 5 लाख मुसलमानों को या तो भगा दिया गया या तो मार दिया गया। जो लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के पुराने पाठक हैं वो एस अंकलेश्वरैया अय्यर को खूब अच्छे से जानते हैं। वो लगातार आर्टिकल लिखते रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। 18 जनवरी 2015 को उनका एक आर्टिकल छपा, अ टेल ऑफ 2 एथनिक क्लिंजिंग्स इन कश्मीर। इसमें उन्होंने 1947 में जम्मू में जो कुछ हुआ और फिर 1990s में कश्मीरी पंडितों के साथ श्रीनगर में जो कुछ हुआ, घाटी में जो कुछ हुआ, उसको एक साथ लेकर जो लिखा, उसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको पढ़ देता हूं। जम्मू और कश्मीर की ट्रेजेडीज, त्रासदियां, मौत और अमानवीयता की एक लंबी और खौफनाक कहानी है। इसमें कई खलनायक हैं, कई विलन हैं और हीरो कोई नहीं। दोनों ही पक्ष सांप्रदायिक सफाई के दोषी रहे हैं, यह भूल कर कि वे खुद भी इसके अपराधी रहे हैं। दोनों ही खुद को पीड़ित बताते हैं। एक और किताब है खालिद हसन की, उस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें कई सारी ऐसी कहानियां दी गई हैं। एक और किस्सा जो जाने माने कश्मीरी पंडित इतिहासकार पीएलडी परिमू बताते हैं, वो 1947 को समझने के लिए बड़ा आसान होगा। पीएलडी परिमू बताते हैं कि बहुत सारे कश्मीर से लगे हुए इलाकों से बहुत सारे सिख और हिंदू जो हैं वो परेशान होकर कश्मीर में आ गए थे। शेख अब्दुल्ला ने उनसे बात की और पाया ये कि वो जम्मू जाना चाहते हैं। उस जमाने में गाड़ियां तो थी नहीं, तो घोड़ा गाड़ियों से व्यवस्था की गई, तांगों से व्यवस्था की गई उनको जम्मू पहुंचाने की। जाहिर तौर पे जो तांगे वाले थे वो सारे मुसलमान थे, वो उनको जम्मू पहुंचाने गए, जम्मू पहुंचा दिया। लेकिन जम्मू से पहुंच के जब वो लौट रहे थे तो फैनेटिक लोगों ने उन मुस्लिम तांगे वालों की हत्या कर दी। ये पीएलडी परिमू ने, आप किताब देख सकते हैं, पीएलडी परिमू ने अपनी किताब में बताया है। तो कहना बहुत कुछ नहीं है, कहना सिर्फ इतना है कि इस देश में हिंसा बहुत हुई है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, रीजन के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बहुत सारी हिंसाएं हुई हैं। यह आप पर है कि उन हिंसाओं को फिर से याद करके उस जख्म को लगातार हरा रखना है, बदले की बात लगातार करते रहना है और हिंसा का चक्र चलाते रहना है, या उन सब से सबक सीखकर आगे बढ़ना है। जितना कुछ मैंने बताया ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा, या अय्यर साहब को जिस तरह से मैंने कोट किया ये समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम दोषी ढूंढने निकलेंगे तो कोई नहीं बचेगा। जैसा कि वो कहते हैं कि इन टेल्स में हर आदमी खलनायक है, हीरोज बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो खलनायकों का जो एक्ट है, जो एक्ट ऑफ विलन है, उसको रिपीट करते रहना है या नायक बनना है और इस देश को एक ऐसा माहौल देना है जिसमें शांति के साथ हम आगे बढ़ सकें, ये आपको तय करना है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।